दो एलिमेंट अपने को समझनी है। एक है नेट प्रॉफिट क्या होता है, और दूसरा आएगा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या होता है। अब नेट प्रॉफिट के भी दो एस्पेक्ट्स हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, नेट प्रॉफिट ऑफ फॉरेन कंपनी, दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग नेट प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी देखते हैं। तो अगर आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है तो उसको कैलकुलेशन करने का फंडामेंटल ऐसे ही था, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट एज पर CSR रूल्स। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने का फंडामेंटल ऐसे ही था कि आपको लेना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट लेने का, रादर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेने का, और उसको 198 यानी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के हिसाब से कैलकुलेट करने का वापस। सो कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 198, जो भी आपका अमाउंट आएगा उस अमाउंट के अंदर अगर आपकी कंपनी के ओवरसीज ब्रांचेस हैं तो उनका प्रॉफिट निकाल दो, क्योंकि वो हमारी इंडिया का प्रॉफिट नहीं है। तो उसको हम CSR में, हम कोई टैक्स नहीं डाल रहे तो CSR में यूज नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट बोलती है जो जेन्युइनली आपकी इंडिया से हुई हुई कमाई है उसमें से डोनेशंस देने, ओके, बाहर के प्रॉफिट्स में से नहीं। तो वो कोई जो वो आपका प्रॉफिट है, वो आपने बाहर कमाया, बाहर टैक्स पिया, वहां के कंट्री में अगर CSR का लॉ होगा तो वो फॉलो करो, हमारा नहीं। तो ये कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी नहीं चल रही है कि इधर लगाया तो उधर बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं। ओके, तो यहां पे लेस अमाउंट if any from overseas branch या फिर branches of company। ये ब्रांच ऑफ ब्रांचेस ऑफ कंपनी। और अगर आपकी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है दूसरी कंपनी में, जैसे मैंने अदानी में, रिलायंस में, ओके, सिंघानिया ग्रुप में, गोदरेज ग्रुप में, इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, तो उस इन्वेस्टमेंट्स में मिलने वाले डिविडेंड वो भी इंक्लूड एक्सक्लूड करो। वो इसलिए एक्सक्लूड करो क्योंकि वो आपका ऑपरेशनल इनकम नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ इनकम। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको CSR लगना चाहिए, तो आप इधर एक्सक्लूड करोगे। अगर उस कंपनी को CSR नहीं लगता, डोंट एक्सक्लूड। ओके, क्यों? क्योंकि उसको CSR लगता तो उसने ऑलरेडी उस पैसे का CSR कर दिया, तो उस पैसे पे वापस से डिविडेंड लेके आप CSR थोड़ी ना करोगे। भले फिर ऑपरेशनल नहीं, गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसको इंक्लूड करो, क्योंकि फिर वो CSR के लिए यूज की जा सकती है। करने दो ना। इफ योर कंपनी इज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, you invested in other companies, now CSR is applicable to you, those companies in which you have invested, आपको डिविडेंड मिल रहा है, ओके, डिविडेंड का एलिमेंट आपके CSR में काउंट नहीं होगा, but in those mutual funds and in those and other areas where you have invested where CSR is not applicable, that will be counted। बराबर, समझा? क्लियर? तो भले ही आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, but you will have an area where you will have a amount, okay, which can be counted for CSR। So that's funny but yes, आपको उन कंपनीज को निकालना है जिनको CSR एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि CSR पे वापस से CSR डबल CSR करने की जरूरत नहीं है, द मनी हैज ऑलरेडी बीन अंडरगॉन CSR ओवर। तो लेस इनकम एज डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स in securities securities
of company eligible for CSR amount of net profits. ठीक है, तो उसके हिसाब से अब आपको मिलेगा द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। मिला? ये अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो CSR लग जाए। अब समझा? ये अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो CSR। तो ऊपर जो डेफिनेशन में नेट प्रॉफिट लिखा है ना, वो ये है। समझा? टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल वो सब तो आपको मालूम ही है। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऐसी कंपनी है जो है एक्चुअली बाहर की, इंडिया में एक प्रोविजन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, वो फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रेशन का देता है। वो सिर्फ इसलिए टू हैव अ पीओई, प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, या पीओबी, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उस बेसिस पे। अब इस केस में अगर आप अमेजॉन कॉर्पोरेशन हो, इंडिया के बाहर के हो, यहाँ पे सिर्फ एक प्लेस ऑफ बिजनेस रखते हो या प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट रखते हो, ओके, इंडिया में आप रजिस्टर तो हो गए और आपका प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर जाने के चांसेस पूरे हैं। अगर वैसा कुछ हुआ है तो फॉरेन कंपनीज का नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? क्योंकि फॉरेन कंपनीज में फॉरेन से आए हुए इनकम और अदर एलिमेंट्स भी काउंट होते हैं। सो इसके लिए फॉरेन कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, फॉरेन कंपनीज registered in India. So foreign companies which are registered in India, इसके लिए क्या काउंट करूंगा? तो यहां पे ये प्रोविजन बोलता है कि अगर आप फॉरेन कंपनीज के लिए काउंट कर रहे हो तो पहले देखो नेट प्रॉफिट्स। ये नेट प्रॉफिट, अब आपको बताओ फॉरेन कंपनीज का नेट प्रॉफिट कौन से सेक्शन में लूं? कंपनी लॉ के। नहीं रे, 198 तो डोमेस्टिक कंपनी का हुआ, मैं फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं। एनीबडी रिमेंबरिंग? नहीं, फॉरेन कंपनीज का पार्ट शुरू होता है सेक्शन 380 से और ये आता है सेक्शन 381 में, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स इन 381, 380, 381, 382, 383, 384, 83, 85, ये पूरे 6 सेक्शन फॉरेन कंपनीज के, उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एजीएम वगैरह सब कवर करता है। तो ये आता है अंडर सेक्शन 381। तो पहले सेक्शन 381 के साथ कवर करो, फिर उसके बाद 198 लगाओ एंड 190, ओके। ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। ये जो अमाउंट मिलेगा, अब इसमें अगर फॉरेन कंपनी को अपने फॉरेन होल्डिंग, ओवरसीज होल्डिंग से या ओवरसीज सब्सिडरी से जो पैसा मिलता है वो काट दो। वो इनकम, वो पैसा कंपनी यानी इंडिया ऑपरेशन से नहीं है, तो हम किसी भी बाहर वाले पे कोई भी CSR का बर्डन नहीं डाल रहे, ओके। सो लेस प्रॉफिट ऑफ ओवरसीज होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी if any included in above। सो वो अमाउंट काट दो, ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास ओवरसीज ब्रांचेस वगैरह है, उसका भी अमाउंट कट जाएगा। तो माना आप इंडिया में फॉरेन कंपनी हो, बट येस यू कैन हैव ब्रांचेस अब्रॉड, द सेम अमाउंट विल बी डिडक्टेड। तो लेस प्रॉफिट ऑफ ओवरसीज branches if
any included in above. Any included in above. So वो भी डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यस, जैसे डोमेस्टिक कंपनी को प्रिविलेज है वो आपको भी मिलेगा कि अगर आपने कहीं इंडियन कंपनीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है जिसको ऑलरेडी सीएसआर लगता है और आपको उसमें से डिविडेंड मिलता है, तो फिर वो डिविडेंड आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। ओके, सो इनकम एज डिविडेंड, इनकम एज डिविडेंड on investments in securities of companies to which CSR is applicable. क्या फॉरेन कंपनी का क्या आउटसाइड? एग्जैक्टली, आउटसाइड इंडिया वाला इन्वेस्टमेंट तो काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपको मिलेगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट एलिजिबल फॉर सीएसआर। ठीक है, ठीक है, चलो अब इस बेसिस पे पहले एक क्लैरिटी वाला एग्जांपल देता हूं तो तुम्हें और बेटर क्लैरिटी आए कंसेप्चुअल की। से फॉर एग्जांपल हम एक सीएसआर का 2023 में कितना करेंगे उसके लिए 4 कंपनी लेते हैं। तो एक कंपनी इसकी है, एक कंपनी इसकी है, एक कंपनी इसकी है, एक कंपनी इसकी है, चारों की एक एक कंपनी है, ठीक है। लेट्स सी इनके सीएसआर के एक्सपेंडिचर। सो लेट्स से कैलकुलेट सीएसआर एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल years 2022-23 for following companies. ओके, और कुछ कंपनीज के नाम लेते हैं। तो लेट्स से डी लिमिटेड, सी लिमिटेड, बी लिमिटेड, ए लिमिटेड, ठीक है। एंड फाइनेंशियल ईयर्स 2019-20, फाइनेंशियल ईयर्स 2021 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021-20, ठीक है। अभी उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस ऐसे थी, इट वाज 6 crores income, loss of 3 crores, total 9 crores income, then 6 crores loss, 3 crores loss, 9 crores income, not existence, 3 crores income, 9 crores income, not existence, not existence, 9 crores. Now we have to see for financial year 2022-23. इसका मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम 1st of April 2022 से, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा टोटल, इन सब का टोटल ऑफ प्रॉफिट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले इसकी कंपनी थी, तो इस कंपनी का टोटल ऑफ प्रॉफिट्स क्या आएगा?
दैट विल बी 12 करोड़, बराबर। अच्छा, इस कंपनी का कितना आ रहा है? दिल। और सी लिमिटेड 12, यस 12 करोड़, एंड डी लिमिटेड 9 करोड़। ठीक है, अब स्टेप 2 लेते हैं, जिसको बोलते हैं एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स। एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स। सो 12 करोड़ का एवरेज निकालो, तो क्या करूंगा, 12 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी 4 CR। और बी लिमिटेड नीली रहेगा। सी लिमिटेड सी लिमिटेड में आप लोगे प्रीसीडिंग ईयर, तो आप यहां पे कैलकुलेशन में लिखोगे 9 करोड़, और इधर भी 9 करोड़, क्योंकि आप लोगे प्रीसीडिंग ईयर। समझा? ये फर्क किया है। पहले क्या होता था, पहले हम लोग ये 2 साल का है ना एवरेज आउट करते थे, लेकिन सरकार ने क्या देखा कि अगर इधर लॉस होगा तो ये दूसरे साल के साथ एडजस्ट हो जाएगा, बराबर, जैसे इधर हुआ है। और इस कंपनी को तो 3 साल एग्जिस्टेंस में भी नहीं हुए हैं, तो उसको लॉस का फायदा लेने से मना करो, सीधा 9 करोड़। ओके, अब ये चारों कंपनी का CSR लगता है, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि चारों कंपनी में लास्ट ईयर में 5 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट। ये साल है ना, इसका लास्ट ईयर ये हुआ, तो इसका चारों कंपनी का प्रॉफिट्स देखो 5-5 करोड़ के ऊपर है, तो इसका मतलब उनको CSR लगता है। फिर आप एवरेज नेट प्रॉफिट्स निकालने की बात करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसकी कंपनी में 2 साल का लॉस सेट ऑफ हुआ है, जिसके वजह से CSR यहां पे नहीं होने वाला, लेकिन CSR कमिटी बनेगी, क्योंकि CSR एप्लीकेबल हो गया है, तो CSR कमिटी बनेगी। CSR एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं एक्सपेंडिचर के लिए। ओके, समझा? तो इसकी कंपनी में इसको सिर्फ यही प्रिविलेज मिल रहा है कि इस बार हमको CSR एक्सपेंडिचर करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कमिटी जरूर बनेगी। समझा? बाकी इन दोनों के लिए ये पार्ट है। तो सरकार ने क्या देखा, इधर के लॉसेस जब यहाँ पे एडजस्ट हो रहे थे, और कभी कभी ये लॉसेस ऑलमोस्ट लाइक 12 करोड़ है और ये 9 करोड़ का प्रॉफिट, ये तो खा गया उसको। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, अगर जिस कंपनी का 3 साल हुआ है उसके लिए मैं पूरा एवरेज निकालूंगा, जिसका नहीं हुआ है उसका सिर्फ इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर देखो, अगर उनको CSR लगता है प्रॉफिट पे ऊपर लगा दो। अब समझ में आया why the government in 2021 changed this to preceding financial year? क्लियर? उस हिसाब से आपको क्या करना है, अब अपने को निकालना है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, तो 4 करोड़ का 2% होता है 8 लैक्स, दिल का 2% होता है दिल, 9 करोड़ का 2% होगा 18 लैक्स, और 9 करोड़ का 18। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, अभी एक और कंसेप्ट समझाता हूं। मेरे दोस्त का एक बार थोड़ा झगड़ा जैसा हो गया कि CSR में कहां लिखा है 3 साल का प्रोविजन। प्रोविजन क्या था? 135 सबसेक्शन 1 पढ़ के देखो मॉड्यूल में। 135 सबसेक्शन 1 पढ़ के देखो। पढ़ा 135 1? तो उसमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज किया हुआ है। अब एक काम करो, रूल 3 का सब रूल 2 पढ़ के देखो। रूल 3 का सब रूल 2 पढ़ के देखो।
पढ़ा? सो इन दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ही अपने को समझना था। और ये मैं उसको वही समझा रहा था कि देख बस 3 साल का प्रोविजन है, बट ही वाज लाइक नहीं है। फिर ध्यान से पढ़ा तो भी क्या, अपनी गलती जल्दी से मानने को होता नहीं है ना। लेकिन उसके सीनियर डायरेक्टर ने बोला है, फाइनली ही एग्रीड। तो ये कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अभी सीएसआर के हिसाब से अपने 3 क्राइटेरियाज होते हैं। एक तो नेटवर्थ, जो 500 करोड़ का प्रोविजन है। दूसरा टर्नओवर, जो 1000 करोड़ का प्रोविजन है। और तीसरा आता है नेट प्रॉफिट्स, जो 5 करोड़ का प्रोविजन। सो लेट्स से कंपनी का नेटवर्थ चल रहा था 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़, 400। कंपनी का टर्नओवर चल रहा था लेट्स से 900 करोड़, 850 करोड़, 950 करोड़, 970 करोड़, 700 करोड़, 780 करोड़। और अभी साल बाकी है। यहाँ पे आया था 7 करोड़ का उनको प्रॉफिट, देन 4.5 CR, 4.8 CR, 4.9 CR, ठीक है। देन 3 करोड़ का प्रॉफिट, देन दे इंक्लूड 6 करोड़ का प्रॉफिट बाकी। अब आपने को ये समझना है क्या इन कंपनी को CSR एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबल है तो कब तक? ठीक है। सो 135(1) अगर आप पढ़ो तो वो सिर्फ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करता है। लेकिन रूल 3 को साथ में पढ़ो तो वहां पे 3 इयर्स का प्रोविजन लिखा हुआ है। बराबर, रूल 3 को साथ में पढ़ो तो आपको 3 इयर्स का प्रोविजन साफ साफ दिखता है। इसका मतलब एक बार अगर आपको CSR एप्लीकेबल हो जाए तो वो 3 साल तक लगातार चलता है। बराबर, ये जो पढ़ने की बात है, बिकॉज ये इस बात में कभी कभी थोड़ा झगड़ा हो जाता है, 135(1) में कहां लिखा हुआ है। ओके, लेकिन 135(1) को रूल 3 के साथ पढ़ना है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो रूल्स भी आइसोलेशन में नहीं है, सेक्शन भी आइसोलेशन। एज अ रिजल्ट अगर आपका CSR आपको लग गया, लेट्स सपोज ये साल में मेरे को CSR एप्लीकेबल हो गया, ओके, तो CSR एप्लीकेबल हो गया, उसका हमेशा हमने बोला है खर्चा नेक्स्ट ईयर होगा। तो इसका मतलब यहां पे मैं 1 अप्रैल 2017 को खड़ा हूंगा, यहां पे मेरे को CSR खर्चा करना पड़ेगा। उसी तरह 1 अप्रैल 2018 को इस साल के वजह से मुझे खर्चा यहां पे भी करना पड़ेगा। एंड 1 अप्रैल 2019 को, तो इस साल के वजह से भी खर्चा मुझे यहां पे करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ यस, देयर इज अ यस एंड देयर इज अ यस ओवर हियर। 3 साल तक लगता है। अब आता हूं 1 अप्रैल 2020 को। अच्छा एक बात बताओ, इस दिन आप खड़े हो, अब पिछले 3 साल का तो हो गया, इस साल में कोई भी एक लिमिट इन तीनों के ऊपर से जा रही है क्या? फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो इस साल अपने को ना तो CSR कमेटी लगेगी ना CSR का खर्चा लगेगा। ना CSR की कमेटी लगेगी ना CSR का खर्चा लगेगा। यस, 1 अप्रैल से खड़े हो जाना,
और 1 अप्रैल से पिछले 3 साल देख, तो प्रीवियस ईयर का 9 करोड़, लेकिन इसका प्रीवियस ईयर का तो 4.9 है, लेस देन 5 करोड़। तो इस साल में तूने तीनों क्राइटेरिया चेक किया, नहीं था, एक काम करे उसके पहले वाले साल चल, तो भी नहीं था, एक काम करे उसके पहले वाले साल चल, तो भी नहीं था, तो इस साल में आपको CSR नहीं लगेगा। रुक जाना, बताता हूँ, ठीक है। अब आता हूं दूसरी डेट पे, लेट्स स्टैंड ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है। अब एक काम करो, इससे पिछले साल चलो, पिछले साल, पिछले साल, ओ आई गेट अ बिग नो ओवर हियर ऑल्सो। अब आ जाओ इस तारीख पे, 1 अप्रैल 2022, इसके पिछले साल चलो, जिधर ही लग गया हो रहा है वहां से 3 साल लग जाएगा। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे एक एक भी साल में लग गया, वहां से 3 साल। और याद रखना, अगर नेक्स्ट ईयर में मेरे को वापस से इधर 8 करोड़ आया, तो यहां से 3 साल, whenever it hits the target of any of the year, वहां से 3 साल। और अगर आपका नेटवर्थ 500 से ऊपर गया, तो नेटवर्थ इतनी जल्दी गिरता नहीं है, तो फिर जब तक नेटवर्थ 500 से ऊपर है, हर बार 3-3 साल लगते जाए। 3 साल, हाँ, इधर 4 होता, अच्छा इधर 4 होता तो इधर 9 आता, हाँ। तो मुझे CSR एस जैसे इधर हुआ वैसे इधर 9 हो जाता। अब अगर एक सर, अगर यहाँ पे 5.8 होता, तो मैं यहां से फिर 3 साल लेता, फिर मुझे ये पिछले 2 कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट्स को क्रॉस करते हो, द 3 years टाइम फ्रेम बिगिंस अगेन। जिस भी साल में एप्लीकेबल हो, ऑलवेज स्टैंड ऑन द 1 अप्रैल, चेक आउट विच ईयर इट इज एप्लीकेबल। इस साल में है, इस साल में है, अगर इस साल में तो यहां से 3 साल, अगर वो आपने फिर से चेक किया इस साल में, इसी साल में एप्लीकेबल है, तो यहां से 3 साल। हाँ, so this is my previous year, okay, and you are standing here and you are saying this sir, this is 6 crores, तो इसका मतलब यहां से 3 साल, तो आई फॉरगेट दीज टू, आई एम नॉट कंसिडरिंग दीज टू। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स के ऊपर गया, इट इज एप्लीकेबल फॉर 3 years। जैसे यहां पे लग गया ना 21 22 में, तो इसका इंप्लीकेशन 22 23 23 24 24 25 तक लगेगा। तो इसका इंप्लीकेशन ये हो जाएगा कि नाउ इट इज ओके एप्लीकेबल फॉर 2022-23, 2023-24 एंड 2024-25, 3 साल लग गया। तो वहां से 3 साल, तो वो ये यहां पे लगता एप्लीकेबल होता, कंबाइन हो जाएगा। मुझे तो एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है ना, मुझे तो एवरेज निकालना, तो कंबाइन क्यों करना है? प्रीसीडिंग ईयर तो तब लेना है जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से 3 साल नहीं हुआ है, बराबर, वही तो तूने ऊपर किया। क्लियर सबको, फंडामेंटली क्लियर, क्योंकि ये पॉइंट काफी जनों को हिट करता है, ठीक है। अभी इसमें 2022 अमेंडमेंट में एक प्रोविजन इन्होंने ऐड किया था, टू थाउजेंड ट्वेंटी टू प्रोविजन इन्होंने
प्रोविजन क्या था, दैट वाज इन रूल 3 का अमेंडमेंट, तो उसमें एक प्रोविजन ऐड किया था। रूल 3 में उन्होंने बोला था कि जो CSR कमिटी है वो एप्लीकेबल रहेगी। सो आपने अगर आपके मॉड्यूल में प्रोविजन देखो तो वहां पे लिखा होगा, पहली बात तो एवरी कंपनी इंक्लूडिंग होल्डिंग कंपनी मिला। ओके फाइन। चलो अच्छा, पहले एक मिनट ये क्लियर करने दो। तो ये बात आपको क्लियर हुई इतना? अभी एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, चीज और क्लियर कर देता हूँ। ये जो पार्ट है 3 साल का, ये जो पार्ट है 3 साल का, ये 1 अप्रैल 2023 से नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। रूल 3 सब रूल 2 deleted with effect from 20th September 2022। पर क्योंकि आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जून 23 के लिए एप्लीकेबल है, डोंट वरी। समझा? रूल 3 सब रूल 2 इज डिलीटेड। तो अब ये 3 साल का जो फ्रेज है ना, ये आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं, वही पिछले अगर आपने 3 साल कंप्लीट किया वो, नहीं तो प्रीसीडिंग ईयर। सरकार ने बोला 2 ही चीज काफी है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ 3 years एप्लीकेबिलिटी अब नाउ। पिछला वो करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप हमेशा प्रीसीडिंग ईयर ही देखो बस। समझा? यानी इसका इंप्लीकेशन ये हो जाएगा, यू जस्ट हैव टू सी whether the applicability is satisfied in the preceding, immediately preceding year or not। तो वो चीज यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज अ नोट। ओके, this is a note। so now rather from first April 2023 the CSR applicability shall be based on immediately preceding financial। अभी जब तू इधर 1 अप्रैल 2023 पे आएगी ना, तो तेरे को सिर्फ 22 देखना है बस। उसके बाद से 3 साल की देखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये विद इफ एज पर अमेंडमेंट डेटेड 20 सितंबर 2022 यहां से आया। ये साल एप्लीकेबल होगा, जो आगे 3 साल कंटिन्यू नहीं रहेगा। आपको हर 1 अप्रैल को प्रीवियस ईयर देखना नहीं रहेगा। रूल 3 सब रूल 2 जो आपकी बुक्स में है ना, उसको ऐसे काट दो अगर आपको चाहिए तो। पर क्योंकि एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ काटो नहीं क्योंकि आपको एप्लीकेबल है। तो 1 अप्रैल अगर आप दिसंबर 23 में जा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना
कि अब आपको फिर CSR जो रहेगा वो 1 अप्रैल के सिर्फ प्रीवियस ईयर देखना है, और एप्लीकेबल हो गया तो 3 साल नहीं। ओके, वो एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1, लेट्स सी 135 सबसेक्शन 1, उसमें क्या है, उसमें लिखा है 3 साल तक एप्लीकेबल होगा। ओके, एग्जैक्टली वही है। तो आपको हर साल 1 अप्रैल को अपने आप को खड़ा करना होगा, ये चेक करने के लिए कि पिछले साल में कोई लिमिट था क्या, तो इस साल CSR करने का बस। So if it was a CSR, you have to do it. If you are starting an ongoing project, तो things will be different. Okay? अब समझ में आया? ये अभी 2022 में, क्योंकि ये कंफ्यूजन आ रही थी, तो सितंबर 22 को ये आया है, 1 अप्रैल 2023 से लगेगा, लेकिन जून 23 में पुराना वाला ही फॉलो करने का, इसलिए ये एग्जाम्पल है। समझ में आया? सो दिसंबर की तरफ बाय चांस जाना हुआ तो इस चीज का ध्यान रखना, जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, पर प्रोविजन में जो चेंज है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लियर? क्योंकि कई लोग एक ग्रुप देखते, 2 ग्रुप देखते, उसके हिसाब से। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, फाइन। सो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा, आपके मॉड्यूल में सब रूल 3, उसके नीचे एक प्रोवाइजो लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द नेटवर्क टर्नओवर और प्रॉफिट ऑफ फॉरेन कंपनी, मिला? उसके नीचे एक और प्रोवाइजो ऐड करो, अगर आपके उधर जगह नहीं है तो मॉड्यूल के ठीक ऊपर वाले पेज पे लिखो। तो ये सेकंड प्रोवाइजो ऐड हुआ है रूल 3 को। सेकंड प्रोवाइजो टू रूल 3। ओके, सो यहां पे आपको रूल 3 का 1 मिला, ठीक है, उसके नीचे प्रोवाइडेड दैट करके मिला, ठीक है, वो भी ऑल के मॉड्यूल में ही है, मॉड्यूल। अब इसके नीचे एक और चीज ऐड करनी है, वो ऐड क्या करनी है वो मैं आपको दे रहा हूं। उसके नीचे लिखना प्रोवाइडेड फर्दर दैट, उसको सेकंड प्रोवाइजो बोलते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ठीक है। तो सरकार ने क्या बोला कि कंपनी हैविंग एनी अमाउंट, कंपनी हैविंग any amount, okay, the company is having any amount in its unspent CSR account shall constitute CSR committee and comply with provisions of section 135 subsection 2, section 135 subsection 6। Got it? इसका मतलब अगर जब तक आपने CSR का अनस्पेंड अकाउंट ओपन रखा है, जिस भी साल में ओपन रखा है, CSR कमेटी रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक ये बैलेंस या तो आप शेड्यूल 7 के हिसाब से ट्रांसफर नहीं करते, या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। तो जब तक आपका अनस्पेंड अकाउंट में है तो तब तक CSR कमेटी रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगर एज ऑन 31 मार्च, अगर एग्जाम्पल के लिए या एनालिसिस के हिसाब से 31 मार्च 2021, इसमें मेरा अनस्पेंड CSR अकाउंट है, और यहां पे मेरे पास अभी भी लेट्स सपोज 20 lakhs पड़ा है, तो इसका ट्रांसफर करने का पीरियड होता है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स का पीरियड होता है खत्म कब तक? 30 सितंबर 2021।
बराबर। ये जिस फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है वो कौन सा है? 21-22। इसका मतलब मुझे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए CSR कमेटी रखनी पड़ेगी। उस साल में CSR हो कि न हो, जब तक ये बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता तब तक मुझे CSR कमेटी चाहिए। यस, सितंबर तक तो चाहिए चाहिए। देयरफॉर अब सितंबर तो क्या पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए चाहिए। ऐसा नहीं होगा 3 डायरेक्टर सितंबर तक बैठो बाद में काम नहीं दूंगा। सो देयरफॉर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 CSR कमिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। और ये CSR कमेटी 1 अप्रैल को फिर से कैलकुलेट करेगी, ये जानने के लिए कि CSR 21-22 को लगता है कि नहीं। अगर लगता है तो फिर वो कमेटी काम भी कर रही है, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर फिर से CSR कमेटी आएगी। अब समझा? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब CSR कमेटी पे ऑब्लिगेशन दी है कि फंड में बैलेंस इंश्योर करो तुम आ रहा है। क्यों? क्योंकि 12,000 करोड़ से ज्यादा बैलेंस पड़ा हुआ था कॉर्पोरेट्स के पास, जो फंड में आ ही नहीं रहा था। ना प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड, ना दैट इज सेंट्रल आर्मी वेलफेयर फंड, किसी भी फंड में नहीं। इतना सारा बैलेंस प्रोविजंस में रखा हुआ है, हम CSR करेंगे। और वहां पे कोई प्रोविजन ही नहीं था कि आपको कहां ट्रांसफर करना है। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया कि अगर आप नहीं कर सकते हमें दो, हम करेंगे। और फिर लोग तो लोग हैं, बोलने से मानते नहीं है, बराबर बम्बू करना था, पेनल्टी प्रोविजन में डाला है। दैट वाज अगेन 2021 अमेंडमेंट। तो बहुत ही रिसेंटली सितंबर 21 और अभी ये 2022 अमेंडमेंट आया हुआ है। अच्छा बाय द वे, ये जो प्रोविजन था ये 20 सितंबर 2022 का आया था, विद इफेक्ट फ्रॉम, हाँ सेकेंड प्रोविजन 20 सितंबर 2022। ठीक है। तो ये वाला प्रोविजो आपको एप्लीकेबल है। आपको दिसंबर तक के सारे प्रोविजो एप्लीकेबल है, तो ये वाला प्रोविजो आपको एप्लीकेबल है। हाँ, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन 1 अप्रैल से आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में अगर आप एक्स्ट्रा लिख के भी आओगे आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। आप रूल 3 के हिसाब से क्लैरिफिकेशन भी डाल के आओगे कि एज पर द अमेंडमेंट रूल 3 सब रूल 2 हैज बीन डिलीटेड बट येट द प्रोविजन इज दिस, तो उसके लिए मार्क्स कटेगा नहीं। इसके हिसाब से चलेगा, रूल 3 सब रूल 2 लगा देना अमेंडमेंट। मैं वो बोल रहा हूँ ना, दोनों लिख के आना, कि 2 लाइन ही तो ऊपर लिखनी है कि एज पर सेकेंड 20 सितंबर दिस इज नाउ द रूल, दिस रूल इज ओमिटेड, बस। ओके। तो प्रोविजन लिख के, ओमिशन का लिख के, फिर देखो जैसे कैलकुलेट बिठाना है। अब ये समझा? क्लियर? फाइन। चलो, तो ये हो गया CSR के बिठाने का पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा